नमस्कार, मैं हूं राम प्रकाश राय। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव के ऐलान के साथ ही शुरू हो गया है अब वहां के ओपिनियन पोल्स का आना और साथ ही साथ बात इस पर होना कि चुनाव जो होंगे उनमें क्या मुद्दे होंगे, किन मुद्दों को लेकर के पार्टियां जो है लोगों के बीच में जाएंगी और साथ ही साथ लोग किन मुद्दों को देख करके वहां पर वोट डालेंगे। जब कर्नाटक में जो विधानसभा के चुनाव का ऐलान हुआ, इसके बाद से जो तमाम सियासी दल थे उन्होंने अपनी अपनी जीत का दावा करना शुरू कर दिया। मुद्दों की बात की भी शुरुआत हो गई। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे मुद्दों की जो ना केवल सरकार के लिए महत्वपूर्ण है बल्कि जो विपक्ष के दल हैं उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। उन मुद्दों का चुनाव में जो है वो बेहद अहम रोल रहने वाला है, जिन मुद्दों को लेकर के लोग जो है वो राजनीतिक जो पार्टियां हैं उनके बारे में विचार करेंगे, वोट के लिए बात करेंगे। वो जो मुद्दे हैं जो लोगों से जुड़े हुए हैं, जिनके लिए लोग लंबे समय से तमाम चाहे वो सत्ता के दल हों या विपक्ष के दल हों जो कभी सत्ता में रहे थे उनकी तरफ देखते रहे हैं। क्या हैं वो मुद्दे? कर्नाटक में कई ऐसे मुद्दे हैं जिनका एक खासा प्रभाव माना जा रहा है। जो तमाम राजनीतिक विश्लेषक हैं वो मान रहे हैं कि इन मुद्दों ये मुद्दे जो हैं वहाँ पर प्रभावी रहेंगे। इसमें जो सबसे बड़ा मुद्दा है, जो जिस पर तुरंत में बात हो रही है, जो ओपिनियन पोल्स आए उनके जो परिणाम आए, जो परिणाम ओपिनियन पोल्स के हिसाब से बताए जा रहे थे उनके हिसाब से अगर देखा जाए तो एंटी इनकम्बेंसी एक बड़ा फैक्टर रहने वाला है कर्नाटक के विधानसभा चुनाव में। कर्नाटक में एंटी इनकम्बेंसी का एक तो प्रभाव और दूसरा जो है वो ये माना जा रहा है कि 1985 के बाद से जो ट्रेंड रहा है वहाँ पर वो ये रहा है कि कोई भी सरकार रिपीट नहीं कर पाई है। तो ये बेहद महत्वपूर्ण फैक्टर के तौर पर इसको देखा जा रहा है। इसके अलावा जो मुद्दे हैं उसमें बेलागावी का सीमा विवाद है, वो एक मुद्दा है जो पिछले कुछ समय से सरकार के गले की फांस बना हुआ है। लगातार ये मुद्दा जो है वो छाया रहा, इसके चलते कई बार सरकार को विरोध का सामना करना पड़ा है। दूसरा, सरकार ने चुनाव के एक महीने पूर्व जो आरक्षण को लेकर के एक बड़ा बदलाव किया, इसको भी वहाँ के जो विश्लेषक हैं वो मान रहे हैं कि ये चुनाव में एक बड़ा मुद्दा ये रह सकता है। दरअसल बसवराज बोम्मई की सरकार ने मुसलमानों को मिलने वाला 4% का जो आरक्षण है उसको ख़त्म कर दिया गया। इस 4% आरक्षण को वोकालिंगा और लिंगायत जो कम्युनिटी है उनमें बांट दिया सरकार ने। तो ये जो है वो महत्वपूर्ण फैक्टर के तौर पर देखा जा रहा है। आरक्षण के जो आरक्षण में ये बदलाव हुआ, इस बदलाव के बाद वहाँ पर विवाद हुआ। विवाद में जो बंजारा समुदाय के लोग हैं वो विरोध में उतर आए और उन्होंने इसका ज़बरदस्त रूप से विरोध किया। येदियुरप्पा जो हैं वो उनके घर का घेराव भी किया था। तो ये जो विरोध है वो माना जा रहा है कि विपक्ष के लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। विपक्ष अगर इस मुद्दे को ठीक से लोगों तक पहुंचाने और लोगों को समझाने में कामयाब रहा तो ये एक बड़ा मुद्दा बन सकता है। वहीं दूसरी तरफ जो सरकार है वो उसका बिल्कुल स्पष्ट कहना है, जो भारतीय जनता पार्टी है उसका स्पष्ट कहना है कि आरक्षण वहाँ पर मुद्दा नहीं बन पाएगा। हालांकि जो आरक्षण का मुद्दा है वो इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के हिसाब से 50% आरक्षण अधिकतम रह सकता है। जो EWS का 10% है उसको छोड़ करके अब वहाँ पर जो आरक्षण का नया सरकार ने जो फॉर्मूला लाया, जो अभी लागू किया है, उसके हिसाब से ये आरक्षण 56% तक हो गया। दरअसल सरकार ने जो SC का आरक्षण था 15 से उसको बढ़ा दिया था, ST का आरक्षण जो है उसको बढ़ा दिया था। तो इस तरीके से ये जो आरक्षण की सीमा है अधिकतम वो बढ़ गई। इसके अलावा चूंकि अब ये लिंगायत और वोकालिंगा कम्युनिटी में बांट दिया गया, तो एक तरफ जहां मुस्लिम समुदाय आरक्षण से वहां से हटा दिया गया जो 4% से, दूसरी तरफ इसको EWS कोटे में डाल दिया गया। EWS कोटे में जाने के बाद इस समुदाय को अब जो है वो ब्राह्मण, वैश्य और जो मुदलियार, ये जो समुदाय हैं या दूसरी अन्य जातियाँ हैं, उन समुदायों के साथ अपने आरक्षण के लिए लड़ना पड़ेगा। तो ऐसे में ये मुद्दा भी वहाँ पर अच्छा खासा प्रभावी मुद्दे के तौर पर देखा जा रहा है। इसके अलावा जो मुद्दा रहेगा वो महाराष्ट्र कर्नाटक की जो सीमा का विवाद है वो रहेगा। महाराष्ट्र और कर्नाटक की जो सीमा का विवाद है, इसके चलते कई बार सरकार की मुसीबतें बढ़ी हैं। जो महाराष्ट्र के सीमा पर कर्नाटक के लोग रहते हैं वो कई सारी बुनियादी सुविधाओं से भी दूर हैं। ऐसे में उनका विरोध जो है वो सरकार को झेलना पड़ता है। तो ये माना जा रहा है कि इस चुनाव में इस मुद्दे का भी एक अहम रोल रहने वाला है। ये सारे मुद्दे तब गौड़ हो जाते हैं जब कर्नाटक में बात होती है भ्रष्टाचार के मुद्दे की। ये वो मुद्दा है जिस पर सरकार अक्सर घिरती हुई देखी जाती है, चाहे वो वहाँ के तमाम एसोसिएशन हो या इसके अलावा जो विपक्ष के दूसरे दल हैं
वो इसको जो भ्रष्टाचार का मुद्दा है इसको लेकर के कर्नाटक की जो अभी भाजपा सरकार है उस पर लगातार हमलावर हैं, लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं, लगातार उंगली उठाई जा रही है। वहां पर बात होती है 40% कमीशन की। 40% का सरकार, खुद राहुल गांधी भी जब गए थे वहां तब कहा था। इसके अलावा जो कांग्रेस के तमाम वहां पर लीडर्स हैं वो बार बार 40% की सरकार की बात करते हैं। दरअसल वहां पर ये कहा जाता है, इस तरीके के आरोप लगाए जाते हैं सरकार पर कि जितने भी सरकारी कामकाज के ठेके होते हैं उसमें 40% कमीशन देने की बात होती है, कमीशन की मांग की जाती है। अगर इसमें चूंकि ये मुद्दे इसलिए भी थोड़ा और ऑथेंटिकेशन इनका बढ़ जाता है कि कर्नाटक के स्टेट कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन ने वहाँ की सरकार से इस मुद्दे पर जब शिकायत की, जब उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई तो उससे नाराज उस एसोसिएशन ने फिर प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी थी। उस समय ये मामला बेहद चर्चित मामला था, प्रधानमंत्री तक चिट्ठी गई, पर उसके बावजूद भी एसोसिएशन का कहना है कि कोई कार्रवाई इस पर नहीं की गई। इसके अलावा कर्नाटक के जो स्कूलों का एसोसिएशन है वो भी भ्रष्टाचार की बात करता है, भ्रष्टाचार का आरोप लगाता रहता है कर्नाटक की सरकार पर। साथ ही साथ किसानों का मुद्दा भी वहाँ पर काफ़ी प्रभावी माना जा रहा है। खास करके जो दक्षिणी कर्नाटक है वहाँ पर इसका एक ज़्यादा प्रभाव है। अब दक्षिणी कर्नाटक ही वो एरिया है जहाँ पर लिंगायत समुदाय, लिंगायत जो कम्युनिटी है उनकी अच्छी खासी संख्या है। ऐसे में लिंगायत कम्युनिटी चूँकि भारतीय जनता पार्टी के वोटर माने जाते हैं, तो वहाँ पर जो किसानों का फैक्टर है, जो किसानों की समस्या है, खास करके जो वहाँ पर बारिश ना होने के चलते जो सूखा पड़ने की समस्या है जिसके कारण किसानों को काफ़ी दिक्कतें उठानी पड़ी, तो वो समस्या भी प्रभावी रहने वाली है और वो मुद्दा भी माना जा रहा है कि बेहद महत्वपूर्ण है। और दक्षिणी कर्नाटक में अगर इस तरीके के मुद्दे प्रभावी होते हैं तो फिर निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ जाती हैं। और यही जो है वो एबीपी और सी वोटर का सर्वे पे अगर हम नज़र डालें तो कुछ ऐसी ही गणित भी सामने आ रही है। ये जो गणित है वो न केवल भारतीय जनता पार्टी बल्कि कांग्रेस की भी मुश्किलें कुछ हद तक बढ़ा रही है, क्योंकि इसमें किसी भी अभी तक के जो सर्वे आए हैं उनमें किसी भी दल को पूर्ण बहुमत की तरफ नहीं दिखाया गया है। ऐसे में ये माना जा रहा है कि जो एचडी देवगौड़ा वाली पार्टी है, एचडी कुमारस्वामी जिसका नेतृत्व कर रहे हैं, जेडीएस, वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली है। किंग मेकर की भूमिका में जेडीएस को माना जा रहा है। इसके जो एबीपी सी वोटर का सर्वे, इसके अलावा जो दूसरे भी सर्वे हैं वो भी कुछ इसी तरीके की बात कहते हैं। जो पॉपुलर पोल्स का सर्वे है वो या फिर मैट्राइज का सर्वे हो, ये सारे जो सर्वे हैं इसके हिसाब से जेडीएस बेहद महत्वपूर्ण होगा। जेडीएस को चूँकि 20 से 23 सीटें मिलती हुई दिखाई जा रही हैं सर्वेज़ में, और वहीं जो कांग्रेस है वो 80 से 85 सीटों के आसपास जा रही है, कहीं 102 सीटों के आसपास जा रही है। तो किसी भी परिस्थिति में फ़िलहाल जेडीएस के सपोर्ट की ज़रूरत जो है वो पड़ेगी किसी भी राजनीतिक दल को जो भी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के रूप में उभर करके सामने आएगा। अब ऐसे में जब जेडीएस महत्वपूर्ण भूमिका में आ जाएगी, किंग मेकर की भूमिका में आ जाएगी, तो उसमें भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो भाजपा के लिए आसान है, कांग्रेस के लिए मुश्किल है। क्योंकि जेडीएस और कांग्रेस को इस समय एक दूसरे से बेहद दूर माना जा रहा है। ये माना जा रहा है कि दोनों एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं, चूँकि दोनों जो है एक समय सरकार में थे, फिर बाद में इनके बीच विवाद हुआ, चीज़ें हुई तमाम। अब जेडीएस और कांग्रेस के बीच की जो दूरी है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हुई है। वहीं जेडीएस पूर्व में भारतीय जनता पार्टी के साथ भी रह चुकी है, तो केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ऐसे में माना जा रहा है कि जेडीएस को अगर इस तरीके के ऑप्शन मिलेंगे तो फिर वो शायद भारतीय जनता पार्टी के साथ जाना प्रेफर करेगी, ताकि जो राजनीतिक लाभ हैं वो चाहे वो प्रदेश के हित में हो या जैसे भी उसको ज़्यादा से ज़्यादा लिया जा सके। तो उसमें ऑप्शन के तौर पर जेडीएस के लिए भी भारतीय जनता पार्टी के साथ जाना ज़्यादा आसान और सेफ माना जा रहा है। तो ये जो सर्वे हैं, इन मुद्दों के अलावा ये चीज़ें जो है वो कांग्रेस की मुश्किलें भी बढ़ा रही हैं। हालांकि जब हम एंटी इनकम्बेंसी की बात करते हैं और रिकॉर्ड्स की बात करते हैं कि 1985 के बाद से अभी तक वहाँ पर किसी भी दल की सरकार जो है वो सत्ता में दोबारा नहीं आ पाई है। ऐसे में जो एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद जो भारतीय जनता पार्टी का दावा है, जिसको कह रहे हैं कि हम सत्ता में आ रहे हैं, हम अपनी सरकार बना रहे हैं, जो अभी बसवराज मुंबई हैं वो कह रहे हैं कि हम पिछले चुनाव से ज़्यादा सीटों के साथ इस बार सरकार बनाएंगे। तो ऐसे में वो जो दावे हैं वो दावे भारतीय जनता पार्टी के लिए आसान नहीं है, बेहद मुश्किल रहने वाला है ये चुनाव। अगर एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर कारगर हो गया तो फिर ये तय है कि सत्ता परिवर्तन एक बार फिर से कर्नाटक में देखने को मिलेगा। और अगर ऐसा होता है तो कांग्रेस की निश्चित तौर पर मजबूत स्थिति में आएगी और फिर मुश्किल खड़ी होगी
जो लोकसभा के चुनाव होने हैं 2024 में, उसके लिए भी, उस लिहाज से भी भारतीय जनता पार्टी के लिए ये चुनाव काफ़ी कठिन सा दिख रहा है। बहरहाल ये जो तमाम मुद्दे हैं, इन मुद्दों का कितना प्रभाव होगा चुनाव में, जो क्या परिणाम पर ये मुद्दे कितना असरकारी होंगे, ये तो परिणाम आने के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल ये राजनीतिक दल एक बार फिर से अपने अपने मुद्दे लेकर के लोगों के बीच में जाने का काम शुरू कर चुके हैं।